हेलो बच्चों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रमोद कुमार आप सभी का डॉक्टर एमके इंस्टीट्यूट मधेपुरा में स्वागत है। बच्चों, पीछे अभी ये चल रहा है बीपीएससी का जितना प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो बायोलॉजी का डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, हर एक एग्जाम का होगा, इसके बाद दरोगा होगा, बिहार एसएससी। अभी तक बिहार से जितना पुराने टीचर फीचर जितना है सब का मैं बायोलॉजी कराऊंगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लैक्टियल्स जो है ये आपको किससे संबंधित है? तो ये वसा के अवशोषण से। किससे संबंधित है? तब वसा के अवशोषण से संबंधित होता है। ठीक है, ये लैक्टियस लसिका वाहिकाएं हैं जो मुख्य रूप से छोटी आंत में जो पचे हुए वसा का जो है वो अवशोषण करता है। तो छोटी आंत में जो पचे हुए वसा का अवशोषण है वो कौन करता है? लैक्टियल्स करता है। ये क्या है? दूध के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो ऑक्सीटॉक्सिन। और ऑक्सीटॉक्सिन को लेबर पेन हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेबर पेन हार्मोन भी कहते हैं। देखिएगा, जब बच्चा के जन्म के समय एक गर्भाशय के दीवार में संकुचन लाता, जैसे संकुचन लाएगा तब बच्चा क्या होगा? आसानी से जन्म लेगा। इसलिए इसको लेबर पेन हार्मोन भी कहते हैं। इसे ऑक्सीटोसिन का केमिकली उत्पादन भी होता है। अब बहुत लोग जो गाय पालन करते हैं तो वो बछड़ा मर जाता है या मार देते हैं तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देके और उससे दूध निकाल लेते हैं। सब्जी वाले सब्जी में भी डाल देते हैं, कद्दू बड़ा हो जाएगा, बैगन बड़ा हो जाएगा। जो केमिकली जो आता है ऑक्सीटोसिन वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो लैक्टिकल्स क्या है? तो ये वसा के अवशोषण से क्या है? संबंधित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रतिरोधक का मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता। क्या हुआ? रोगों से लड़ने की क्षमता। और उसी में प्रॉब्लम जब होता है तो रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो हम किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन है? लिम्फोसाइट। कौन है भाई? तेल लिम्फोसाइट है, या एक प्रकार का क्या है? WBC है। और HIV वायरस जो है, HIV वायरस इसी लिम्फोसाइट को क्षतिग्रस्त कर देता है। क्या करता है? लिम्फोसाइट को क्षतिग्रस्त कर देता है, जिससे क्या होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी? खत्म हो जाती है। अगर बुखार लगेगा तो मरेंगे बुखार से। क्यों? क्योंकि बुखार से लड़ने की क्षमता हमारी समाप्त हो गई। या अगर पेट खराब है तो मरेंगे पेट खराब से। क्यों? क्योंकि उससे लड़ने की क्षमता समाप्त हो गई। इसी को बोलते हैं AIDS एड्स। ठीक है, और एक और चीज है, एक हमारे पास थाइमस ग्लैंड यहां पर होता है जिससे ये स्रावित होता है थाइमोसिन। और उम्र बढ़ने के बाद वो थाइमस ग्लैंड धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। तो जैसे धीरे धीरे थाइमस ग्लैंड समाप्त होगा तो थाइमोसिन का सिक्रेशन कम होगा, तो ऑलरेडी वो लिम्फोसाइट के निर्माण में सहायक होता है। तो ऑलरेडी लिम्फोसाइट का निर्माण कम होगा और उम्र बढ़ने के साथ ये खत्म हो जाएगा। इसलिए देखिएगा 50 साल के बाद जो है लोग बीमारी से ग्रसित होने लगते हैं, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। ब्लड प्लेटलेट्स क्या करेगा? तो यह रक्त को थक्का बनाएगा। क्या करेगा? रक्त को थक्का बनाता है। अभी मौसम है, डेंगू बुखार जो एडिस मच्छर से फैलता है उसमें ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। किसी भी बुखार में ब्लड प्लेटलेट्स की संख्या घटती है, लेकिन डेंगू छोड़ के और बुखार में धीरे धीरे घटती है। और डेंगू में आज अगर 1 लाख है तो कल 40,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा।
इतना तेजी से घटता है। और 25,000 20,000 से नीचे अगर ब्लड प्लेटलेट्स आ गया तो फिर आपको ब्लड प्लेटलेट्स अलग से चढ़ाना पड़ता है, जो कि डेंजरस होता है, आप मर सकते हैं। और आप जब ब्लड बैंक में हम लोग ब्लड को जब डोनेट करते हैं, तो ब्लड डोनेट करने के बाद अगर उसका उपयोग नहीं हुआ तो ब्लड प्लेटलेट्स को उसमें से निकाल कर रख लिया जाता है, और निकाल कर रख लेने के बाद फिर जिसको जरूरत होता है चढ़ाया जाता है। थोड़ा सा खर्चीला प्रोसेस है। आरबीसी के साथ क्या होता है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो शरीर में O2 CO2 पोषक पदार्थ और हार्मोन के ट्रांसपोर्टेशन परिवहन में क्या होता है? सहायक होता है। ठीक है, अगर मान लो हेमोग्लोबिन ऑप्शन नहीं रहेगा तो आरबीसी कर देंगे। एक्चुअल में हेमोग्लोबिन करता है, और आरबीसी के साथ हेमोग्लोबिन ही अटैच होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। ट्रैकीकार्डिया, जैसे देखो कार्डिया होगा तो कार्डिया का मतलब हार्ट हो गया, हार्ट। तो ट्रैकीकार्डिया में हृदय की गति हो जाती है। तो ट्रैकीकार्डिया में हृदय की गति बढ़ जाएगी, यह एक मेडिकल शब्द है। और इसमें हृदय की गति जो है 100 से अधिक, डायस्टोलिक, सिस्टोलिक तो ऑलरेडी 120 होता ही है। नीचे वाला जब 100 से अधिक होता है, यानी आप देखोगे कि एक स्वस्थ व्यक्ति में ब्लड प्रेशर का मान 120/80 mmHg होता है, मिलीमीटर पारा का दाब। तो नीचे वाला होता है सिस्टोलिक ऊपर वाला, और नीचे वाला होता है डायस्टोलिक। तो ट्रैकीकार्डिया में ये डायस्टोलिक बढ़ता है, 100 से जब अधिक हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकीकार्डिया कहते हैं। तो ये हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी का केस होता। ठीक है, धीमा कब होगा? तो लो बीपी सामान्य जब होगा तो 120/80। हाई का मतलब दोनों बढ़ेगा, यह सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों बढ़ेगा, और लो का मतलब दोनों घटेगा। ठीक है, तब बढ़ गया तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे? हाई बीपी को हाइपरटेंशन, और लो को बोलेंगे हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। ठीक, तो ये हो गया, इसमें तेज हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, ब्रिक में प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो ब्रिक में औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो 1 मिनट में ब्रिक में औसत रक्त प्रवाह 1200 सीसी। ठीक है, घन सेंटीमीटर सीसी, 1200 सीसी होता है ये 1 मिनट में रक्त प्रवाह। और मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा कितना होता है? 5 to 6 लीटर। कितना होता है? 5 to 6 लीटर। ठीक है, क्लियर? और एक स्वस्थ व्यक्ति जो है 24 घंटा में 1.5 लीटर मूत्र त्याग करता है। हम कितना पानी पीते हैं? 5 to 6 लीटर पीते हैं पानी, और ब्लड भी होता है 5 से 6 लीटर। लेकिन यूरिनेशन जब करते हैं तो उसमें 1.5 लीटर होता, बाकी कहाँ चल गया? बाकी श्वसन की क्रिया से निकला, या और भी जैविक क्रिया में उसमें भोजन को पचाने में उपयोग होता है। जितना सेल में कोशिका द्रव्य उसमें 90% जल होता है, उसमें होता है। रक्त प्लाज्मा में 55%, रक्त में 55% जो है रक्त प्लाज्मा होता है। उस 55% का
90% उसमें जल होता है, वहां चल गया। तो बहुत जगह उपयोग होता है। तो जितना हम पानी पीते हैं उतना उसका मात्र 1.5 लीटर ही यूरिनेशन करते हैं। और गर्मी के दिनों में तो कम हो जाता है, क्योंकि आप देखिएगा ज्यादा पीने लगते हो, क्योंकि शरीर को ठंडा करने के लिए ये ट्रांसपीरेशन, पसीना निकलता है, जिससे शरीर हमारा ठंडा होता है। क्लियर? नेक्स्ट, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद होती है? जोड़ा का मतलब दूगो, जोड़ा का मतलब कै गो होगा? जुगो। तो जोड़ा के रूप में कौन होगा? बाकी सब एकक है। तो जोड़ा के रूप में अधिवृक्क ग्रंथि, किडनी के एड्रिनल ग्लैंड, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड। और देखो ये किडनी के ठीक ऊपर ये इस तरह से ग्रंथि होता है, ये ऐसे होता है, और ये इस तरह से। जोड़ा हो गया ना, एगो लेफ्ट किडनी पर, एगो राइट पर। एड्रिनल ग्लैंड कै गो हो गया? दूगो हो गया। तो किडनी के ठीक ऊपर पाए जाने वाले ग्रंथि को एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। इसके बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स। और अंदर वाले को क्या बोलेंगे? एड्रिनल मेडुला। क्या बोलेंगे? एड्रिनल मेडुला कहते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। ठीक है। यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्रंथि ग्रंथि है। और ये बहिर्स्रावी ग्रंथि, एंजाइम स्रावित करता है। आग्नेयाशय ये क्या? मिश्रित ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। यह अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों है, यानी यह एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। पिनियल ग्लैंड ये मानव मस्तिष्क में पाया जाता है, और यहां ये सबसे छोटा ग्रंथि, सबसे छोटा ग्रंथि पिनियल ग्लैंड है। अगर पिनियल ग्लैंड ऑप्शन नहीं रहेगा तब हम लगाएंगे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर दोनों, पिट्यूटरी ग्लैंड से भी छोटा होता है। अगर दोनों ऑप्शन रहेंगे तो हम पिनियल ग्लैंड लगाएंगे। ठीक है, चलिए। तो जोड़ा में कौन होता है? अधिवृक्क। मानव गुर्दे में निस्यंदन इकाई को क्या कहते हैं? निस्यंदन इकाई को क्या कहते हैं? गुर्दा के निस्यंदन मतलब फिल्टरेशन। ठीक है, इकाई को क्या कहते थे? गुर्दे की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। गुर्दे की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। और न्यूरॉन किसको बोलते हैं? तंत्रिका के इकाई। तंत्रिका के इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और न्यूट्रॉन तो जानते हो, यह केंद्रक या तत्व के नाभिक में पाया जाता है। तत्व के नाभिक, नाभिक में पाया जाता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो तंत्रिका के इकाई को क्या कहते हैं? मानव गुर्दे की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, नेफ्रॉन। मनुष्य में गुर्दा की संख्या 2 होती है, और यह एक झिल्ली से गिरा होता है, जिसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। और प्रत्येक गुर्दा का मतलब, एक गुर्दा का औसत वजन कितना होता है? 140 टू 150 ग्राम, यानी 140 से 150 ग्राम होता है। ठीक है। और देखो, ये आपको कहने का मतलब हो गया कि मनुष्य में गुर्दा की संख्या 2 होती है, और इसका आकार जो होता है सेम के बीज की तरह होता है। आप राजमा का भी बीज कह सकते हो, तो सेम के बीज की तरह होता है। ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीज की तरह होता है। ठीक, इलेक्ट्रो
इंसेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए होता है? तो ईईजी जो होता है वो होता है ईसीजी, एक होता है ईसीजी। इंसेफेलो कार्डियोग्राम ये होता है हार्ट के लिए, इसके लिए हार्ट के लिए। और ईईजी जो होता है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम ईईजी ये मस्तिष्क के लिए होता है। और यह मस्तिष्क क्या करता है? क्रियाविधि की जांच करता है। मस्तिष्क की क्रियाविधि पागल व्यक्तियों में या जिनको बहुत तरह के मेंटल समस्या है, सर भारी रहता, नींद नहीं आता, पागल व्यक्तियों में इसका टेस्ट होता है कि उनका मस्तिष्क की क्षमता कितना है और कितना कार्य कर रहा है। ठीक है, तो कितना कार्य कर रहा है। उसके बाद ये हृदय के नापने के लिए क्या हो गया? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यह भी हृदय के गति को ही, हृदय के क्रियाविधि के पता लगाने के लिए टेस्ट होता है। लीवर को तो अभी बनाए, ये बहुत बड़ा ग्रंथि है और इसका औसत वजन जो होता है 1500 ग्राम होता है। कितना? 1500 ग्राम। और अग्न्याशय जो है यह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि है, यानी यह एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। लोकल भाषा में इसको हम लोग चुस्ता बोल सकते हैं। मटन का जो चुस्ता खाते हो वही पेनक्रियाज है। क्लियर? मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण क्या है? तो जब भी मांसपेशी में दर्द होगा तो उसके उपचार के लिए जो विकिरण का उपयोग किया जाता है वो क्या है? इंफ्रारेड। क्या है? इंफ्रारेड। और एक्सरे से ये देखो कि एक जांच है, यूवी हो गया, अल्ट्रावायलेट ये विकिरण है, ये सूर्य से आती है जो ओजोन लेयर हमारे त्वचा को क्या करता है? रोकने का काम करता है। तो ये एक प्रकार का जांच है। ठीक है, इसको अवरक्त किरण भी बोलते हैं। अवरक्त किरण भी बोलते हैं। और ये वहां पर जो है दर्द का उपचार किया जाता है। ठीक है, मांसपेशियों में दर्द का उपचार करते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख किसको कहते हैं? तीसरी आंख किसको कहते हैं? कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर का तीसरी आंख कहा जाता है? ठीक है, इसलिए तीसरी आंख कहा जाता है। ये पिनियल ग्लैंड को, ये मानव मस्तिष्क में पाई जाती है जो सबसे छोटी ग्रंथि है। और यहां से एक एंजाइम से हार्मोन स्रावित होता है, मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। और यह हार्मोन जो है नींद के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? नींद के लिए उत्तरदायी होता है। जब आप टेंशन में रहते हो तो हमारे मस्तिष्क में एक हाइपोथैलेमस है, यह भी नींद के लिए उत्तरदायी होता है। जब हम टेंशन में रहते तो इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होता है तो नींद नहीं आती है। और जैसे ही टेंशन में रहेंगे तब पिनियल ग्लैंड से ये आपको मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम हो जाएगा, जिससे क्या होता है? नींद नहीं आएगा। जितना आप नींद की दवा देखोगे उसमें केमिकली मेलाटोनिन लेबोरेटरी में बना के मिलाया जाता है, जिससे लोगों को नींद आ जाती है। और ये नींद के लिए आप जब रात्रि में बल्ब में सोते हो, लाइट में, तब मेलाटोनिन का सिक्रीशन कम होता है, तो अच्छी नींद नहीं आएगी।
तो अच्छी नींद सोना है तो लाइट ऑफ करके सोइए, तो उसमें मेलाटोनिन का सिक्रीशन अधिक होगा और आपको खूब बढ़िया नींद आएगा। तो मनुष्य में तीसरी आंख किसको कहते हैं? पिनियल ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथि। मेमोरी ग्लैंड होता है, स्तन ग्रंथि, और यहां से क्या होता है? मिल्क स्राव। मिल्क स्राव। आंसू ग्रंथि कहाँ होता है? आंख में। आंख में। और यहां पर लाइसोजाइम इंजाइम होता है, लाइसोजाइम इंजाइम। कहा? आंसू ग्रंथि में लाइसोजाइम इंजाइम होता है जो आई बॉल को चिकना बनाए रखता है और ये बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। आप अभी के मौसम में मोटरसाइकिल से जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, रात में देखिएगा कभी आंख में कोई कीट पड़ गया, चला वो जिंदा वापस नहीं आता, मरिए के वापस आएगा। उसको मारने का कौन काम करेगा? लाइसोजाइम। और आंसू ग्रंथि में आंख में होता है, इसी में क्या होता है? आंसू का निर्माण होता है। किसका? आंसू का निर्माण। किसका होगा? आंसू का निर्माण होता है आंसू ग्रंथि में। क्लियर? आंसू ग्रंथि में आंसू का निर्माण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? एंटीबायोटिक कौन नहीं है? चला एंटीबायोटिक जो है ये ऑक्सीटोक्सिन नहीं है। क्यों नहीं है? तो ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन है, ये ऑक्सीटोक्सिन एंटीबायोटिक नहीं है। यह क्या है? हार्मोन। हार्मोन। और यह मिल्क स्रावित करने में सहायता प्रदान करता है। बाकी एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन तो सबसे पहला एंटीबायोटिक है जिसको प्रतिजैविक हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन है? पेनिसिलिन है। इसका खोज कौन किए थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फ्लेमिंग किससे किए थे? द पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम कवक से सबसे पहला एंटीबायोटिक है। कब? 1929 कहीं मिलता है, कहीं कहीं चला 2800 मिलता है। ठीक है, ये वैरी करता है इसका डेट। तो ये ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन है। कहां से स्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है स्तनधारी में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? चलिए, कौन सा हार्मोन है? चला एकदम इजी क्वेश्चन है। कौन सा यहां पर हार्मोन है? ठीक है, तो आरएनए क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह क्या करता है? प्रोटीन। प्रोटीन के संश्लेषण निर्माण में सहायक होता है। इन्वर्टेज, यह भी एंजाइम है। एंजाइम है जो किण्वन की क्रिया में सहायक होता है। किण्वन की क्रिया में सहायक होता है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है जो ग्लूकोज को किस में चेंज करेगा? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। यह हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? विटामिन सी का बायोलॉजिकल नाम है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कर्वी रोग
होता है। कौन रोग होगा? स्कर्वी रोग होगा। तो इसमें से कौन हार्मोन है? तो इंसुलिन हार्मोन है। क्लियर है? ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध के स्राव होने की भूमिका निभाता है? स्तन ग्रंथि से दूध स्रावित होने में कौन भूमिका निभाता है? ठीक है, तो कौन अभी जस्ट बताए कौन है? ये ऑक्सीटोसिन। एड्रेनलिन क्या करेगा? इसको बोलते हैं लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं, या इसको बोलते हैं आपातकालीन हार्मोन। आपातकालीन हार्मोन। थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से स्रावित होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? घेंगा रोग होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन या ओवरी से स्रावित होता है जो लड़कियों में, ये इसको क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन, प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन मिल्क सिक्रीशन में भूमिका निभाता है? तो ऑक्सीटोसिन। और ये कहां से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। कहां से? पीयूष ग्रंथि से। यह एड्रिनल ग्लैंड से, यह थायराइड ग्लैंड से, यह ओवरी से। ठीक है, क्लियर? निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन की मात्रा होती है? अब देखो, आयोडीन की मात्रा जो है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन एवं आयोडीन से। प्रोटीन एवं आयोडीन से होता है। और 90 के पहले देखिएगा कि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती थी तो क्या होता? घेंगा रोग हो जाता था। तो अब जो जितना भी नमक खाते सब आयोडीन युक्त होता है, उससे शरीर में घेंगा रोग नहीं होता है। अब इसका उपचार होता है। घेंगा रोग में क्या होगा? थायराइड ग्लैंड क्या होगा? फूल जाता है। थायराइड ग्लैंड क्या होगा? फूल जाता है। और इसका अब उपचार भी है। अब ज्यादा होता है तो इसका ऑपरेशन होता है। तो इसमें किसमें आयोडीन पाया जाएगा? तो ये थायरोक्सिन है। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जस्ता। जस्ता यानी जेडेन। टेस्टोस्टेरॉन या मेल हार्मोन, मेल हार्मोन। और यह मेल में द्वितीय लैंगिक लक्षण, द्वितीय लैंगिक लक्षण के विकास में सहायक होता है। द्वितीय लैंगिक लक्षण होता क्या है? तो जिसमें देखिएगा दाढ़ी मूछ निकलेंगे, आवाज मोटा होगा, शरीर पर बालों का विकास और बाह्य जननांगों का विकास, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? थायरोक्सिन। ये कहां से स्रावित होगा? थायराइड ग्लैंड से। कहां से? थायराइड ग्लैंड से। और यह सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। सभी ग्रंथियों में बड़ा यकृत जो बहिर्स्रावी है, और यह अंतःस्रावी में सबसे बड़ा है। अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा है। अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? किडनी में। कहाँ स्थित होती है? जहाँ मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में ये पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। और पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे? मास्टर ग्लैंड।
ठीक है। आंत में यह छोटी आंत, छोटी आंत भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। छोटी आंत में भोजन का क्या होता है? पूर्ण रूप से पाचन। जो भी हम भोजन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से शुरू होता है, प्रोटीन का पाचन अमाशय से, वसा का पाचन अग्न्याशय से, और तीनों का, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का, तीनों के तीनों का पाचन कहाँ हो जाता है पूर्ण रूप से? तो ये पूर्ण रूप से पाचन का हो जाएगा छोटी आंत में। और छोटी आंत में अंगुली जैसी रचना होती है, इस तरह से, ऐसे, इसको बोलते हैं विलाई। और इसी के द्वारा भोजन का क्या होता है? अवशोषण। इसके द्वारा, विलाई के द्वारा भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है। ठीक है। तो लीवर, किडनी तो बता ही दिए। लीवर का क्या है? वसा के पाचन, वसा के पाचन, इसको इमल्सीकरण बोलते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वसा के पायसीकरण। वसा के पायसीकरण। लीवर में ही क्या बनता है? पित्तरस, पित्तरस। और ये जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में, पित्ताशय में जमा होता है। पित्तरस का पीएच मान 7.7 होता है। तो जैसे इसका पीएच मान चला 7.7 हुआ, तो ये भोजन को क्या करेगा? क्षारीय बनाता है। और वसा के पायसीकरण मतलब छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने का काम करता है। ठीक है। और एक किडनी में क्या होता है? रक्त, रक्त का शुद्धिकरण। किडनी में क्या होगा? रक्त का शुद्धिकरण। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ये प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है, सी नंबर। और यह तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। किसका भाग है? तो यह जो है तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। तंत्रिका प्रणाली का भाग क्या है? तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। प्रणाली की स्वपोषी क्रिया तो तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। ठीक है। जो स्वपोषी क्रिया को तुरंत सेंस को एब्जर्व करने का काम करता है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं। शरीर का तापमान कौन कौन नियंत्रित करता है? आप देखो, शरीर का तापमान 5 को नियंत्रित करते हैं। यहां लिख देते हैं। यकृत, जिसको हम लोग लीवर बोलते हैं, फेफड़ा, फेफड़ा इसको लंग्स बोलते हैं। उसके बाद त्वचा, जिसको हम लोग स्किन बोलते हैं। उसके बाद है हाइपोथैलेमस, और उसके बाद है त्वचा के नीचे वसा जमा होकर, जमा होकर, ये 5 हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करते हैं। यकृत भी करता है, फेफड़ा भी करता है। कभी कभी देखिएगा जब आपको जॉन्डिस होता है, जैसे जॉन्डिस हो गया तब क्या होगा? बुखार लगने लगती है। बुखार की दवा खाओगे उतरेगा, फिर चढ़ जाएगा। लेकिन जब जॉन्डिस की दवा खाओगे तो धीरे धीरे क्या होगा? बुखार स्वतः ठीक हो जाएगा। 99, 100, 99। बहुत आदमी को देखिएगा फेफड़ा में पानी भर जाएगा, बूढ़े लोग में होता है। प्लूरोसिस बोलते हैं, एक तरह के फेफड़ा का टीबी है। टीबी की दवाई चलती, उसमें भी बुखार रहेगा 99, 99.5। बुखार की दवा खाओगे ठीक होगा, फिर उतरेगा, फिर चढ़ जाएगा, फिर उतरेगा, फिर चढ़ जाएगा। फिर जैसे आप वो टीबी की दवा खाओगे
धीरे 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 क्या होगा, स्वतः ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये 5 याद रखना है, हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करते। अब देखिए यहाँ कौन है, हाइपोथैलेमस, ये मस्तिष्क का भाग है। थैलेमस भी मस्तिष्क का भाग है, जो गर्म गर्म दर्द ठंडा अनुभूति होता है। सेरेबेलम, सेरिब्रम और सेरेबेलम, यह क्या करेगा, शरीर को संतुलित बनाए रखता है। मेडुला का मतलब अवलोंगाटा, या श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। श्वसन से जो भी रहे, सांस लेना, सांस छोड़ना, श्वसन दौर, श्वसन क्रिया और उल्टी, श्वसन के क्रिया के साथ साथ उल्टी को भी यह क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, शरीर का ताप का नियंत्रण, तो सेम सवाल है जी, हाइपोथैलेमस। चलो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, ये सवाल लगता है 2 बार रिपीट हो गया, नहीं क्वेश्चन 2 बार रिपीट है, चला एक क्वेश्चन रिपीट है, सॉरी, ये आपको ये देखो, ये पूछा हुआ है 64वीं बीपीएससी 2018 में, सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी तो 18 हो गया, ये भी तो हो गया 18। ठीक है, ये रिपीट है 65वीं में, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन, हाइपोथैलेमस, सेम टू सेम है। और 17 नंबर क्वेश्चन 2 बार रिपीट। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र होता है कशेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। शरीर में कुछ ऐसी क्रिया होती है जो तुरंत होने वाली और अनैच्छिक होती है। क्या होगी, तुरंत होने वाली और अनैच्छिक होती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। और प्रतिवर्ती क्रिया ऐसा होगा जिसको मस्तिष्क को सोचने का समय नहीं रहता है, तो जिसको मस्तिष्क को सोचने का समय नहीं रहता उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग आगे एकाएक जा रहे हैं, एकाएक कोई आ गया तब ब्रेक लग जाता है, पलक का झपकना, छींक का आना। ठीक है, सभी का नियंत्रण कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। सेरिब्रम या क्या करता है, यादाश्त, चिंतन, जितना सोचने समझने की शक्ति, याद करने की शक्ति, सबका केंद्र होता है। यह क्या करता है, शरीर को संतुलित बनाए रखता है। और नर्व सेल ही है तंत्रिका कोशिका। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहां से स्रावित करता है, पीयूष ग्रंथि से। ये थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है, उत्तेजित करता है। ठीक है, FSH हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, या मेल में स्पर्म और फीमेल में ग्रेफियन फॉलिकल के निर्माण में सहायक होता है। ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह जो है एडिनर कॉर्टेक्स को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। तो ये तीनों के तीनों हार्मोन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होते हैं। LTH कोई हार्मोन नहीं होता, LH अगर रहता तो होता, उसमें T लगा दिया है, कोई हार्मोन नहीं हो। क्लियर। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं कहाँ मिलती है, तो आगत और निर्गत तंत्रिकाएं जो होती है ये कहाँ मिलेगी हमारे शरीर में,
आने वाली और जाने वाली आगत और निर्गत तंत्रिका, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहीं पर इसमें ब्रेन होगा और स्पाइनल कॉर्ड होगा। हृदय का औसत वजन कितना होता है? 300 ग्राम। और यह एक झिल्ली से घिरा होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, ठीक है। और हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ठीक है। यकृत के अध्ययन को बोलते हैं हिपैटोलॉजी, हिपैटोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गर्भ में भ्रूण के विकिरण को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो गर्भ में अल्ट्रासाउंड होता है ना, तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किस विकिरण का उपयोग होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में कौन सा होगा? पाराध्वनिक तरंगे। किसमें? पाराध्वनिक तरंगे होती है अल्ट्रासाउंड में। साउंडे दिया हुआ है, अल्ट्रासाउंड, पाराध्वनिक। हिंदी में नहीं समझता तो इंग्लिश में देखना, अल्ट्रासाउंड वेव। महिला सेक्स हार्मोन कौन कौन है? तो देखो, महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन है, ठीक है। महिला सेक्स हार्मोन कौन कौन है? तो यहां पर एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन या महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, साइकिल को नियंत्रित करता है। क्या करेगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल को नियंत्रित कर। एंड्रोजन ये सेक्स हार्मोन है, ये द्वितीय लैंगिक लक्षण के विकास में क्या होता है? सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन और इंसुलिन ये शरीर में ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन मिल्क के सिक्रीशन में सहायक होता है। तो एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, उसके बाद रिलैक्सेसिन, ये क्या है? फीमेल सेक्स हार्मोन। और मेल सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन, ये आपको टेस्टोस्टेरोन, ये मेल सेक्स हार्मोन है। क्लियर? भ्रूण किसमें मिलता है? भ्रूण किसमें मिलता है भाई? तब भ्रूण किसमें मिलेगा? तब बीज में। बीज में क्या मिलेगा? इम्ब्रियो, इम्ब्रियो, ठीक है। और निषेचन के बाद ओवरी, ओवरी यानी अंडाशय, अंडाशय से क्या बनता है? फल। और ओव्यूल, ओव्यूल यानी बीजांड, बीजांड से क्या बनेगा? बीज बनेगा। बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। क्लियर? फूल के अध्ययन को क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, ठीक है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो किसके द्वारा होगा? लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होगा? ठीक है। अब देखो यहां पर ये डी नंबर यहां क्या कर रहा है भाई? जीन के सम्मिश्रण से, ये तो ठीक है, फीमेल से आएगा, मेल से आएगा, तब फादर से आएगा तो दादा दादी का करेक्टर आएगा, और मदर से आएगा तो नाना नानी का। तो ये हो गया क्रोमोसोम में बदलाव हो गया, ठीक है। आनुवांशिक विचरण क्या होगा? क्रोमोसोम की संख्या 47 हो गया, 44 हो गया, करेक्टर चेंज हो गया। जीन के मिश्रण से मदर फादर का जीन मिश्रण हो गया, तो उपयुक्त में से सभी से। तो लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो ये उपयुक्त में से सभी से। ये मेरा वीडियो कैसा लगा? इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगे
तर MK इंस्टीट्यूट मधेपुरा कोचिंग संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।